तो सबसे पहले ये बताओ, बजट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? हाँ, कहीं नहीं मेंशन है। हाँ, तो उसकी जगह पे क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 में। ठीक है। बजट में दो कंपोनेंट था, एक था तुम्हारा पूंजीगत और दूसरा था राजस्व, मतलब कैपिटल और रेवेन्यू। तो एसेट और लायबिलिटी पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट के किसी एक्सपेंडिचर से या रेसिट से, एसेट या लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो कैपिटल पार्ट में जाएगा या रेवेन्यू पार्ट में? कैपिटल पार्ट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ेगा या कम होगा? एसेट बढ़ेगा। और लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और कैपिटल रेसिट है तो एसेट पे क्या होगा? हाँ, कैपिटल रेसिट है तो एसेट कम हो जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। और रेवेन्यू वाले पे एसेट और लायबिलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बता दिया था। फिर मैंने बताया था तुम लोग को, इंडिया में सबसे पहला बजट ये किसने किया था प्रेजेंट? जेम्स विल्सन ने किया था 1860 में। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट में बजट किसने पेश किया था? लियाकत अली खान ने पेश किया था। और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम चेट्टी, है ना, वही तो थे। चलो, इंटरिम बजट क्या होता है, ये जनरल बजट से कैसे डिफरेंट होता है? इंटरिम बजट जो है वो जनरली इलेक्शन ईयर में आता है। ठीक है, और वो कम समय के लिए होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सरकार अभी पूरे साल के लिए रहेगी नहीं रहेगी ये नहीं पता है, तो नैतिक रूप से उस सरकार के लिए सही नहीं कि पूरे साल का बजट बनाए। ठीक है, तो इस साल इलेक्शन ईयर है, अभी 2024 में इलेक्शन भी होगा, तो इंटरिम बजट लाया गया है ना। जबकि अभी फुल बजट फिर से जुलाई में आएगा, जब नई सरकार चूज होकर आ जाएगी तो। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि जब तक बजट नहीं पास हो जाता है, पार्लियामेंट जब तक उसको पास करके अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास कर देती, तब तक क्या होता है, वो उसके खर्चे के लिए वोट ऑन अकाउंट पास करवाया जाता है। क्लियर? चलो, इंटरिम बजट जो 2024-25 वाला है उसका विजन क्या है? 2047 तक विकसित भारत, है ना। और विकास मंत्र क्या है उसका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है। बजट का फोकस कहां पे है? चार क्षेत्रों में मेनली। हाँ, अन्नदाता यानी फार्मर्स, किसान, और यूथ जिसको अमृत पीढ़ी भी बोलते हैं, गरीबी, पॉवर्टी, और महिलाएं या वीमेन, ये चार क्षेत्र है बजट का जो फोकस है। ठीक है। चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय कितना है बजट का इस बार? 2024-25 का एस्टीमेट क्या है? बोलो। 11,11,111 करोड़ रुपए है, जो कि भारत की कुल जीडीपी का कितने परसेंट है? 3.4% है। और लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ा है? 11.1% बढ़ा है। चलो ठीक है। जीडीपी ग्रोथ का क्या एस्टीमेट लगाया गया है 2024-25 के लिए? जीडीपी ग्रोथ का एस्टीमेट क्या लगाया गया है 2024-25? बोलो। 7.3% है ना। और आईएमएफ ने क्या एस्टीमेट दिया है? रिवाइज नहीं करके आए हो? 6.3% आईएमएफ ने दिया है ना। और भारत किस ईयर तक वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2027 तक बन जाएगी। चलो, ये बताओ, टोटल रेसिट कितना है इंडिया का? 30.80 लाख करोड़ रुपए है टोटल रेसिट ना। और टोटल एक्सपेंडिचर 47.66 लाख करोड़ रुपए है टोटल एक्सपेंडिचर। ये सब याद करना पड़ेगा तुम्हें। और टैक्स रेसिट कितना है? 26.02 लाख करोड़। ठीक है। जीएसटी कलेक्शन दिसंबर का बजट में दिया था तो कितना हुआ था?
जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2023 का 1.65 लाख करोड़ था ना। जो 1.6 लाख वाला जो लिमिट है वो कितनी बार क्रॉस हुआ है? 7 टाइम क्रॉस हुआ है। एफआरबीएम एक्ट कब पास हुआ था? 2003 में। उसमें क्या प्रावधान है एफआरबीएम एक्ट में? फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी करना है। कब तक? 2008 तक करना था। रेवेन्यू डेफिसिट कितना करना था? 0% ऑफ जीडीपी करना था। ठीक है, ये टारगेट था, लेकिन ये अचीव नहीं हो पाया था, है ना। तो 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है? 2024-25 में बेटा 5.1% है ना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 2024-25 में। और 25-26 के लिए कितना रखा गया है टारगेट? बिलो 4.5%, है ना। मैंने बताया था कि 3% वाला अचीव नहीं हो पा रहा है, तो 2021-22 वाले बजट में ही टारगेट सेट कर दिए थे कि 25-26 तक फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.5% ऑफ जीडीपी से कम करना है। ठीक है, टैक्सेशन में आ जाओ। टैक्सेशन में ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम है। नई कर व्यवस्था, पुरानी कर व्यवस्था। नई कर व्यवस्था में कितने रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं देना है? 7 लाख तक। इसमें टैक्स पर डिडक्शन वगैरह मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुरानी कर व्यवस्था में कितना है? 5 लाख तक का है, टैक्स आप नहीं देना है, टैक्स डिडक्शन लेकिन उधर मिलेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कितने % रखा गया है जो पहले से कंपनियां हैं उन पे? कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ 22% रखा गया है ना। जो पहले से कंपनियां हैं उन पे कॉर्पोरेट टैक्स 22% रखा गया है। लेकिन जो नई विनिर्माण की कंपनियां बनेंगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो नई आएंगी उन पे कॉर्पोरेट टैक्स कितना रखा जाएगा? 15% रखा जाएगा। ठीक है, चलो। स्टार्टअप को टैक्स बेनिफिट मिलता था, उसको कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है? 31 मार्च, हाँ 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है जो स्टार्टअप को टैक्स बेनिफिट मिलता था। चलो, ये बताओ कितने करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी से बाहर निकाला है बजट के हिसाब से? 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पीएम स्वनिधि ये योजना कब लागू हुई थी? लॉन्च कब की गई थी? 2020 में लागू की गई थी ना पीएम स्वनिधि, भूल गए? चलो, इसमें क्या प्रावधान है पीएम स्वनिधि में? स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है ना। चलो, 10,000 तक का लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना मैंने तुम लोग को बताया था। मुद्रा योजना किस लिए चालू किया गया था? एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, है ना। फिर मैंने तुम्हें स्टेम बताया था। स्टेम क्या होता है? उसमें महिलाओं का नामांकन बढ़ा है ना। हाँ ठीक है, चलो। फिर मैंने तुमको लखपति दीदी के बारे में बताया था। लखपति दीदी क्या योजना है? हाँ, गांव की महिलाओं के लिए ऐसा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जिससे वो 1 साल में 1 लाख, कि 1 महीने में 1 लाख, 1 साल में 1 लाख कमा सके। चलो ठीक है, शाबाश। पीएम किसान योजना कब लागू किया गया था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हाँ 2019 में लागू किया गया था। इसमें कितने रुपए देते हैं पर मंथ? हाँ, 1 साल में 6,000 है और 2-2 हजार का 3 इंस्टॉलमेंट है। चलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने बताया था, बजट में भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कवर करता है? कवर करता है। इसमें अपर लिमिट है कोई प्रीमियम भरने की सरकार की? कोई अपर लिमिट नहीं है। चलो शाबाश। इसमें राबी के लिए कितने % किसान प्रीमियम भरता है? राबी क्रॉप के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और हॉर्टिकल्चर या बागवानी फसलों के लिए कितना भरता है? 5% भरता है। चलो ठीक है, शाबाश। ई नैम क्या है, किस सेक्टर से रिलेटेड है? पूरा नाम बताओ पहले ई नैम का। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये क्या करता है ई नैम?
कौन से किसको कनेक्ट करता है? एपीएमसी मंडियों को कनेक्ट करता है ना। और एपीएमसी मंडी को कौन रेगुलेट करता है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एपीएमसी मंडी को, ये ध्यान रखना। तो जो एपीएमसी मंडियां हैं उन्हीं को ई9 के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्ट किया जाता है, जिससे किसानों को अपने उपज का सही दाम मिल सके, अपने प्रोड्यूस का उनको बढ़िया प्राइस मिल सके। ठीक है। फिर मैंने तुम लोग को बजट में तो नहीं था बट स्कीम थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताया था। उसका 2 ऑब्जेक्टिव क्या था? हर घर को पानी। हाँ, हर घर को पानी कि हर खेत को पानी? हर खेत को पानी था ना। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब क्या हुआ कि एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ाना है और इरिगेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये क्या है? माइक्रो इरिगेशन का टूल है ना। चलो, रेलवे में कॉरिडोर बनाया जाएगा 3। ठीक है। सीमेंट एनर्जी और मिनरल, है ना। और कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर है कौन सा? हाँ, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है और हाई ट्रैफिक कॉरिडोर है ना। तो मिनरल सीमेंट एनर्जी कॉरिडोर, एक कॉरिडोर तो ये हो गया। दूसरा कॉरिडोर क्या है? हाई ट्रैफिक कॉरिडोर। और तीसरा क्या है? पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ये तीनों याद रखना तुम, बजट में प्रावधान दिया है इसका। ठीक है। चलो, एविएशन सेक्टर के लिए योजना बजट में डिस्कस की गई है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उड़े देश का आम नागरिक, ये एविएशन सेक्टर की स्कीम है। ये टियर 2 टियर 3 सिटीज को कनेक्ट करने के लिए, जो छोटे शहर हैं जैसे मुरादाबाद बरेली, इन सब के जो शहर हैं उनको बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट करने के लिए उड़ान योजना है। ठीक है। फिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी बात हुई है बजट में, है ना। मैंने तुम लोग को करंट अफेयर पढ़ाते टाइम भी बताया था, इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहां पे स्टार्ट किया गया है? साहिबाबाद से गुवाहाटी? कहां से? देखो, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करना है पूरा, लेकिन अभी उद्घाटन कितने का हुआ है? साहिबाबाद से दुहाई डिपो का, वो 17 किलोमीटर है। उस पे जो ट्रेन चल रही है उसका क्या नाम है? नमो भारत। क्लियर है। फिर ये हुआ था कि अर्बन एरिया में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, सतत अर्बनाइजेशन होना चाहिए, सतत शहरीकरण या नगरीकरण। तो इसके लिए मैंने तुम लोग को एसडीजी गोल बताया था कि अर्बनाइजेशन सस्टेनेबल हो। इसके लिए कौन सा एसडीजी है? 11 है। अब देखो, बजट में पॉवर्टी भी दिया हुआ है, एक पिलर है बजट का इस बार। तो पॉवर्टी के लिए कौन सा एसडीजी है? एसडीजी 1 है ना पॉवर्टी के लिए। और महिलाएं भी दी हुई हैं बजट में, तो जेंडर इक्विलिटी के लिए कौन सा एसडीजी है? 5, है ना। और क्लीन एनर्जी दिया हुआ है, क्लीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल एनर्जी भी बजट में दिया हुआ है, तो उसके लिए एसडीजी 7 है ना। अब शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैफिक जाम से छुटकारे के लिए बजट में क्या बोला गया है कि कौन सी ट्रेनों का प्रयोग किया जाएगा? नमो भारत और मेट्रो ट्रेनों, क्योंकि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में जो ट्रेन चल रही है उसका नाम ही है नमो भारत, ये भी पूछेगा तुमसे। ठीक है। चलो, कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन का टारगेट क्या सेट किया है इंडिया ने? कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन का टारगेट कुछ सेट किया है इंडिया ने? कितना किया है? 100 मिलियन टन। कब तक? 2030 तक। 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन और कोल लिक्विफिकेशन का टारगेट सेट किया गया है। ये एग्जाम में 2 तरह से पूछेगा, पहले तो ईयर पूछेगा और दूसरा पूछेगा कितने का है। तो 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन करना है, कब तक करना है? 2030 तक करना है। रूफटॉप सोलराइजेशन की भी बात हुई है बजट में, है ना। रूफटॉप सोलराइजेशन में कितने करोड़ घरों को कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? 1 करोड़ घरों को
300 यूनिट पूरे साल में कि महीने में? देखो ये ऐसे गड़बड़ होगा मामला ना। 300 पर मंथ है ना, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, सोलर रूफटॉप योजना जो है ना। चलो अगला आ जाओ। हाउसिंग के लिए पीएम आवास योजना जो था उसमें कितना टारगेट फिक्स किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? कितने लोगों को घर दिया जाएगा? 30 मिलियन लोगों को अभी और घर दिया जाएगा ना, बताया था मैंने। ठीक है। हेल्थ सेक्टर में बजट में ये था कि सर्वाइकल कैंसर की बात की गई है ना। वो मैंने तुम लोगों को बताया था एक कहानी भी कि पूनम पांडे एक मॉडल है, तो उसने बोल दिया था कि मैं मर गई हूँ, फिर बाद में बोला कि नहीं मैं जिंदा हूँ। सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलानी थी, तो सरकार ने भी उसको सीरियसली ले लिया इस बार, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर के इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण के लिए लड़कियों को चिन्हित किया गया है। तो कितने से कितने साल की लड़कियों को? 6 से 14, 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन दिया जाएगा ना। और ये सर्वाइकल कैंसर जो है भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। और ओवरऑल जो विश्व में महिलाओं को कैंसर होता है उसमें 4th नंबर पे है। और सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन निकली है उसका नाम क्या है? सर्वावैक। किसने बनाया था ये? सीरम इंस्टीट्यूट है ना पुणे में, उसी ने बनाया था। कौन से वायरस की वजह से ये सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है? हाँ, HIV, HPV। HPV की वजह से सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है या HIV की वजह से ज्यादा होता है? HPV है क्या? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के 99% केस होते हैं, है ना। ये फीमेल बॉडी के सर्विक्स को अफेक्ट करता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि नहीं है? चलो फिर मिशन इंद्रधनुष, नाम सुने हो? इसका भी बजट में बात किया गया है। किस लिए है मिशन इंद्रधनुष? हाँ, इम्यूनाइजेशन के लिए है, टीकाकरण के लिए है। इसके लिए सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल बनाया है? हाँ, यूविन पोर्टल बनाया है, ये याद रखना पोर्टल का नाम, है ना। फिर आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक योजना है उत्तर भारत सरकार की। इसमें इस योजना को कब लॉन्च किया गया पहले तो यही बताओ? 2018 को लॉन्च किया गया है। इस योजना में हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख पर पर्सन पर मंथ। हाँ, 5 लाख पर पर्सन पर ईयर। हाँ, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, मतलब एक साल में एक फैमिली को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में सरकार देगी। और वो ट्रीटमेंट कहां करवाएगा तब देगी? सिर्फ सरकारी अस्पतालों में या कहीं और? सरकारी अस्पतालों में या सरकार द्वारा जो इम्पैनल्ड अस्पताल हैं वहां ट्रीटमेंट कराओगे तो सरकार 5 लाख तक का फ्री बीमा देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है ना, पर फैमिली एक साल में। क्लियर है? और ये आयुष्मान भारत जो योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि इसका पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है? 60 और स्टेट गवर्नमेंट 40। लेकिन अगर वो नॉर्थ ईस्ट का या हिमालय का स्टेट हो, हाँ नॉर्थ ईस्ट का या हिमालय का स्टेट होगा तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ फैमिली में नंबर ऑफ पर्सन पे कोई लिमिट है? नहीं। एज पे या जेंडर पे कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? नहीं। चलो अच्छा, बजट में क्या प्रावधान दिया गया है कि आशा वर्कर को और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, है ना। तो आशा का फुल नेम क्या है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना। ये इनका काम क्या है? पहले तो कौन सी एज ग्रुप की महिलाओं को लिया जाता है आशा में? 25 से 45 साल की महिलाओं को लिया जाता है। ये लोग डिलीवरी करती है ना,
डिलीवरी नहीं करती हैं, डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती हैं। ठीक, ये लोग प्रेग्नेंट महिलाओं की भी सहायता करती हैं, उनमें आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी बांटती हैं। क्लियर है? गर्भ निरोधक उपायों के बारे में भी महिलाओं को बताती हैं, ये सब ये काम करती हैं। फिर मैंने तुम लोग को बताया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में भी, कि कौन सी योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया गया था? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट स्कीम। तो पहले तो यही बताओ, ये योजना जो है कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? ICDS 1975 में लॉन्च किया गया था। इसमें 6 कंपोनेंट थे बेसिकली, है ना? वो कंपोनेंट क्या है तुम लोग एक एक करके मुझे बताओ। ICDS में इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण है, हेल्थ चेकअप है, रेफरल सर्विसेज है, और प्री स्कूल एजुकेशन है, और 4 हुए अभी, हाँ, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, है ना? और ये किस साल के बच्चों के लिए है? ये 0 से 6 साल के बच्चों के लिए है। साथ में ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी कवर करता है, उनको भी इम्यूनाइजेशन की जरूरत होती है ना। स्तनपान कराने वाली महिलाएं या गर्भवती महिलाओं को भी कवर करता है ये। और इसी के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, जहां बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाएगा। वहां पे जो काम करती हैं महिलाएं, उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनको भी कवर किया गया है इसी में, आयुष्मान भारत के अंतर्गत। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आ जाओ। बजट में क्या था? नैनो DAP, नाम सुने होंगे, बताया था मैंने। क्या है नैनो DAP? नैनो डाई अमोनियम फास्फेट है ना? किसने बनाया था इसको? इफको ने बनाया था। ये सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करेगा? सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों, या दोनों नहीं? दोनों को, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों की कमी को ये पूरा करेगा। ठीक है, चलो। फुट एंड माउथ डिजीज मैंने बताया था, इसको तुम लोग खुरपका मुंहपका बोलते हो। ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल? फंगल डिजीज है। ये कौन से जानवरों को ज्यादा होता है? मिल्क एनिमल्स या दूध देने वाले जानवरों को ज्यादा होता है ना? इसको दूर करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, है ना? चलो, फिशरीज यानी मछुआरों की सहायता के लिए सरकार ने कौन सा एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है? मत्स्य कल्याण, मत्स्य संपदा, मत्स्य जागरूकता, कौन सा है? मत्स्य संपदा नाम का नया विभाग बनाया जाएगा। चलो ठीक है। अब ये बताओ, सरकार के पास रुपया सबसे ज्यादा कहां से आता है? बोरोइंग से आता है। उसके बाद कहां से आता है? बोरोइंग के बाद, उधार के बाद कहां से आता है? इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स के बाद GST से। GST के बाद कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। ठीक, सरकार का रुपया सबसे ज्यादा जाता कहां पे है? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे और स्टेट शेयर में जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पैसा, बताया था मैंने ये। ठीक है, चलो। मनरेगा के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं इस बार? 86,000, सबसे ज्यादा मनरेगा को दिया गया है। उसके बाद किसको दिया गया है सबसे ज्यादा मनरेगा के बाद? PM आवास योजना को। उसको कितना? 80,671 करोड़ ना। उसके बाद किसको दिया गया है? PM किसान की PM जल, हाँ, जल जीवन मिशन को दिया गया है ना। उसके बाद ऐसे गड़बड़ी करोगे तुम लोग। सबसे ज्यादा मनरेगा को दिया गया है, उसके बाद PM आवास योजना को दिया गया है, फिर जल जीवन मिशन को दिया गया है, फिर PM किसान को दिया गया है। ये याद रखो चारों, नहीं गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। ठीक है, चलो। बजट में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी इस बार के, इसको तुम लोग रिवाइज कर लेना, और एग्जाम से पहले इसको जरूर रिवाइज करके जाना। 1-2 क्वेश्चन जरूर यहां से मिल जाएगा तुम्हें, अगर ये लोग पूछेंगे तो। बजट से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
इससे ज्यादा बजट में और कुछ आने की संभावना नहीं है। बाकी वो छोटी छोटी चीजें निकाल लाएं तो वो अलग बात है, वो कोई नहीं कर पाएगा, ज्यादातर यही चीजें पूछेंगे। तो इंटरिम बजट में इतनी चीजें हैं, वो उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो।